हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर, जो कि हमारे लास्ट चैप्टर का है कि दैनिक जीवन में हमारे रसायन कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, मींस केमिस्ट्री इन योर एवरीडे लाइफ। और आज हम पढ़ेंगे उसका लास्ट लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ओके, तो खुशी की बात यह है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको 7 चैप्टर्स का डिस्कशन किया। लेक्चर नंबर जो आपका था चैप्टर नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पढ़ा, हमने अमीन्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा। ये जो चारों चैप्टर थे, इनका जो मार्किंग स्कोर था आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसका मार्किंग स्कोर ज्यादा है और इन चैप्टर्स को हमको समझने की जरूरत है। अब जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, जो कि आपका चैप्टर 14, 15, 16 है। 14 आपका बायोमोलिक्यूल्स, जीवाणु, 15 आपका पॉलीमर्स, बहुलक, और 16 चैप्टर आपका ये दैनिक जीवन में रसायन, दैट इज केमिस्ट्री इन योर एवरीडे लाइफ। ओके, अब ये जो लास्ट के तीनों चैप्टर्स हमने पढ़े ना, इनका वेटेज हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं ना, उनको आपको याद रखने की जरूरत है। और इससे पहले हमने जो भी पढ़ा उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। तो इन तीनों चैप्टर्स को, क्योंकि ये कम मार्क्स के हैं, हमें स्किप यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। ओके, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो चीजें हम छोड़ के जाते हैं उसमें से कई बार हमारा इजी क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है और फिर हमें बाद में रिग्रेट होता है कि हमें उनको नहीं स्किप करना चाहिए था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर्स पर हम लेक्चर वाइज हर टॉपिक के वीडियोस बना चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियोस को अच्छे से देखना है और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश करनी है। ओके, अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को मैंने बोला था कि मैं आपको 3 टॉपिक्स में डिस्कशन करके बताऊंगी। ठीक है, क्या थे 3 टॉपिक्स? सबसे पहले जो पहला टॉपिक था जिस पे मैंने आपसे चर्चा की थी, वो थी आपकी औषधियां। क्या थी? औषधि एवं उनका वर्गीकरण। ये हमारा पहला लेक्चर था। इस पहले लेक्चर को हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया, क्योंकि औषधियों का वर्गीकरण जो था वो हमको काफी डिटेल में पढ़ना था। तो औषधियों को हमने पहले देखा कि काफी कैटेगरीज में आपने क्लासिफाइड किया, जिसमें से सबसे पहले आपके थे एंटासिड्स, जिसको हमने क्या बोला, हमने उसको प्रतिअम्ल बोला। एंटीहिस्टामिन्स हमने पढ़े, जो चीजें तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालती है, जैसे कि हो गए आपके ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, या आप नार्कोटिक और एंटी नार्कोटिक ड्रग्स की बात करते हो, वो हमने तंत्रिकाओं के प्रभाव में पढ़ा। इसके अलावा जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, लेक्चर नंबर 3 था, उसमें मैंने आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स की चर्चा की। एंटीबायोटिक्स के अलावा मैंने आपको एंटीसेप्टिक्स के बारे में बताया और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बताया, जो कि होते हैं आपके प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और आपके जो विसंक्रमीय, जिनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया वो थी आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजनन क्षमता वाली आपकी औषधियां। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है ना औषधियों का था। लास्ट लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 4 आपको बताया, वो था इस चैप्टर का सेकेंड हाफ पार्ट। क्या था? चैप्टर का सेकेंड हाफ पार्ट। इसमें मैंने आपको बताया भोजन में रसायन, क्योंकि आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री आपके अराउंड हर जगह है, तो हमारे भोजन में भी रसायन है। भोजन में रसायन में मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक मैंने आपको बताया कृत्रिम मधुरक, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं। इसमें हमने एस्पार्टम, एलिटेम और सेक्रीन और सुक्रालोज की बात की। उसके अलावा हमने ये देखा कि आपके फूड में फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं, खाद्य परीक्षक। और लास्ट था आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो इसमें भी हमने 3 कैटेगरीज में इसको पढ़ा। यहां पर जो आप लोगों की लास्ट कैटेगरी है वो है आपकी शोधन अभिकर्मक। ठीक है, ये आज का लास्ट लेक्चर है। अब इस लास्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे क्या?
शोधन अभिकर्मकों का मतलब है हम उन क्लींजिंग एजेंट्स की बात करेंगे जो हमारे कपड़े धोने, बर्तन धोने और नहाने के काम में आते हैं। तो शोधन अभिकर्मकों को क्या बोलते हैं? इनको हम क्लींजिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एजेंट्स। तो इनका नाम क्या हुआ? इनका नाम हुआ क्लींजिंग एजेंट्स। अब बच्चों जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना क्लींजिंग एजेंट, तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि सोप कैसे आपका बनता है, जो साबुन होता है वो कैसे बनता है। तो वो जो रिएक्शन है यहाँ पर इस टॉपिक की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसका नाम है शोधन अभिकर्मक। क्या नाम है? ओके, शोधन अभिकर्मक। तो ये चैप्टर अपना कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया? चैप्टर को हमने 3 हाफ पार्ट्स में पढ़ लिया। आज हम लास्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि है आपका लेक्चर नंबर 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक शोधन अभिकर्मक। अब शोधन अभिकर्मकों में जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो 2 तरीके की चीजें पढ़ेंगे। एक होते हैं आपके सोप्स, एक होते हैं आपके डिटर्जेंट्स। ओके, डिटर्जेंट्स का मतलब हुआ कि जो आप संश्लेषित अपमार्जक बनाते हो उनको हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। तो इन दोनों को ही हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्या टॉपिक है? शोधन अभिकर्मक मतलब क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट कौन होंगे? या तो सोप होगा या फिर आपका डिटर्जेंट होगा। तो 2 प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब हम शोधन की अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में कितने तरीके अभिकर्मक हैं? 2 तरीके के आपके पास में अभिकर्मक हैं। यह साबुन और संश्लेषित अपमार्जक हैं। साबुन मतलब हो गया सोप, संश्लेषित अपमार्जक मतलब आपके जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की मैं बात करूं वो चीजें होती है। यह जल के शोधन गुण को सुधारते। ठीक है, अब बच्चों जल भी आपके पास में 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है आपका हार्ड वाटर। आप ये देखोगे कि जो आपका हार्ड वाटर होगा ना उसमें सोप जो होगा वो आपको झाग नहीं देगा। अगर आप सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज करते हो, कठोर जल के साथ, तो वो आपको क्या देता है? झाग नहीं देता साबुन की। तो आप ये देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं? ये किसी भी जल के शोधन गुण को सुधारने का काम कर रहे हैं। ओके, यह वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती है। हमारी बॉडी पर जब हम नहाते टाइम साबुन अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी से डस्ट, डर्ट या ऑयल जो चिपकी हुई होती है उसको निकालने का काम करता है। सेम थिंग अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो कपड़ों को अगर हम साबुन और डिटर्जेंट में धोते हैं तो कपड़ों के ऊपर कोई भी डस्ट होगा, डर्ट होगा, ग्रीस होगा या फिर किसी हम बोलेंगे किसी चीज का दाग लगा हुआ होगा कपड़ों के ऊपर, ऑयल या ग्रीस का। तो ये क्या करते हैं? ये वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं। मतलब ये फेट इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं और आपके उस कपड़े या आपकी त्वचा से उस डस्ट, डर्ट और ग्रीस को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। तो ये काम किसका होता है? ये शोधन अभिकर्मकों का काम होता है। तो शोधन अभिकर्मक को कुल मिला के हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहली बात करेंगे हम साबुनों की और दूसरी बात करेंगे हम संश्लेषित अपमार्जकों की। ओके, अब बच्चों पहले चर्चा करेंगे हम साबुन की। ठीक है, अब साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है। सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाली वसा अम्लों जैसे कि स्टेयरिक, ओलिक तथा पामेटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। अब सबसे पहली जो सिंपल बात है, साबुन आपके सबसे पुराने अपमार्जक है। सबसे पुराने क्लींजिंग एजेंट कौन है? साबुन ही है। अब अगर आपने कहीं पर साबुन की परिभाषा सुनी हो तो साबुन आपके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके? एसिड के। और वो एसिड भी कौन से होते हैं? वो एसिड आपके हाई चेन, लॉन्ग चेन कार्बन वाले होते हैं। जैसे कि मैंने बात करा स्टीयरिक एसिड, मैंने बात करा ओलिक एसिड, मैंने बात किया पाल्मिटिक एसिड। ये सारे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। मतलब इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला है वो आप देखोगे 17-17, 18-18 कार्बन चेन में है। तो ये छोटी सी चेन के सोडियम पोटेशियम लवण नहीं होते, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के आपके सॉल्ट है। तो हम क्या बोलेंगे
कि जो हमारे सोप होते हैं, सोप मतलब साबुन, ये क्या होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, या तो सोडियम के बने होते हैं या फिर ये पोटेशियम के बने होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ये किसके होते हैं, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिडों की लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला इनके पास होती है। और वो लंबी श्रृंखला कौन कौन से अम्लों में है, स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और आपका पाल्मिटिक अम्ल। तो साबुन इन तीनों अम्लों में से ही किसी एक अम्ल से उत्पन्न होते हैं। कौन से अम्ल बोले मैंने, एक मैंने बोला स्टीयरिक एसिड, एक मैंने बोला ओलिक एसिड और लास्ट मैंने बोला पाल्मिटिक एसिड। इतना क्लियर। अब सोडियम लवण वाले साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके सोडियम लवण वाले साबुन है, मतलब ऐसे साबुन जिनमें सोडियम है, उनको कैसे बनाते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, NaOH होता है। इसके जलीय विलयन के साथ आप इसको गर्म करके बनाते हो और इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में मैं बात करूं तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। मतलब हमने साबुन बना दिया तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे कि हमने साबुनीकरण कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया में वसा अम्लों की एस्टर जल अपघटित होता है और प्राप्त हुआ साबुन कोलाइडी अवस्था में मिलता है। जब आप जल के विलयन के साथ NaOH के जलीय विलयन के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा के सेपोनिफिकेशन करते हो तो क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो एस्टर है वो जल अपघटित हो जाता है और जो साबुन आपको प्राप्त हुआ है वो किस अवस्था में मिलता है, कोलोइडल अवस्था में मिलता है। कोलोइडल अवस्था मतलब व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो पानी में घुलेगा नहीं, वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसे विलयन में सोडियम क्लोराइड डालकर अवक्षेपित कर दिया जाता है। साबुन निकाल लेने के पश्चात ग्लिसरॉल के बचे हुए विलयन में रह जाता है, जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ बोला क्या है, आपको चाहिए सोप, तो उसमें सोडियम क्लोराइड डाल के आप साबुन को तो अलग कर दोगे, ठीक है। अब साबुन निकालने के बाद जो उसमें बचता है ना, वो ग्लिसरॉल है, ठीक है, जिसको क्या करते हो आप, प्रभाजी आसवन के द्वारा आप उसको अलग कर लेते हो। तो देखो इसमें जो आपका साबुन है उसके बनाने की प्रक्रिया होती कैसे है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहो तो कॉपी कर लो, चाहो तो इसको ध्यान से समझ लो। ये है आपका सेपोनिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोल रहे हैं, साबुनीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आपको दिया है स्टीयरिक अम्ल की ग्लिसरॉल एस्टर वसा, मतलब यहां जो एसिड लिया है हमने वो आपका स्टीयरिक एसिड है। अभी मैंने बताया ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है स्टीयरिक एसिड का। स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका C17H35COONA, ठीक है। ये आपका सोडियम जो है, सोडियम है और ये स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये स्टीयरेट बनाता है। उसके अलावा जो बचेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल बनेगा। देखो अब इस स्टीयरिक अम्ल के फॉर्मूले में C17H35 COO तो है, यहां लगाना है CH2, यहां लगाना है CH, यहां लगाना है CH2। अब मैंने आपको बताया क्या कि जब आपको साबुन को बनाना है, साबुनीकरण करना है, सेपोनिफिकेशन करना है, तो उसको NaOH के जल विलयन के साथ अभिक्रिया करवा दो।
ये रहा NaOH का जल विलयन, और मैं NaOH को क्या बोलूंगी, NaOH को मैं बोलूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलूंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH बच्चों हमारा क्या हुआ, NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ होगी तो आप क्या देखोगे कि ये जो है ना बॉन्ड, ये सब यहां से टूट जाएगा, ठीक है। अब इसके NaOH के पास 3 OH हैं, आप देख सकते हो 3 OH एक 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 करके इसके साथ लग जाएंगे। ये पूरी चेन टूट के C17H35 COONA बना लेगी। Na 3 है तो तीनों के साथ एक एक लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, 3 C17H35 COONA। और मैंने क्या बोला कि इस श्रृंखला को यहां से तोड़ो, इस श्रृंखला को यहां से तोड़ने के बाद जो 3 OH हैं वो एक एक करके यहां लग जाएंगे। तो बनेगा क्या, देखो CH2OH CHOH CH2OH। और यही क्या है, यही आपका ग्लिसरॉल है जो साबुन को बनाने के बाद आपको प्राप्त होता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। और ये जो बना है इसका नाम है Na मतलब सोडियम, और ये है आपका स्टीयरेट। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये साबुन को बनाने की आपकी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्लियर इतना? चलिए आगे। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगर साबुन सोडियम और पोटेशियम लवण से बना है तभी वो पानी में घुलेगा, अगर नहीं बना है तो उसको आप पानी में घोल नहीं सकते। तो सिर्फ पानी में कौन घुलेंगे, या तो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट। क्लियर? सामान्य सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम त्वचा के लिए कोमल होता है। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम में से दोनों का कंपैरिजन करूं तो आप ये देखोगे कि जो आपका पोटेशियम है ना, वो पोटेशियम सोडियम की तुलना में त्वचा के लिए अधिक कोमल होता है। मतलब पोटेशियम वाले जो आपके सोप होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और सोडियम वाले जो सोप होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि पोटेशियम वाला अगर सोप है तो वो सॉफ्ट होगा, और जिसमें सोडियम है वो क्या होगा, वो हमारा हार्ड होगा। ठीक है। इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अभी जब मैंने स्टीयरिक अम्ल में, देखो अभी मैंने स्टीयरिक एसिड में क्या मिला के बताया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के बताया। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट वाला साबुन बनाना है तो इसमें क्या मिला दो, इसमें आप KOH मिलाओगे। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा यहाँ पर पोटेशियम स्टीयरेट। पहले बन रहा था सोडियम स्टीयरेट, क्या बनेगा, पोटेशियम स्टीयरेट। और साथ में कौन बनता है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ बनता है आपका ग्लिसरॉल, जिसको आप ग्लिसरीन भी कहते हो। तो स्टीयरिक अम्ल में, अगर स्टीयरिक अम्ल में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला, KOH को डाला, तो जो साबुन बनेगा वो पोटेशियम स्टीयरेट बनेगा। ये सोडियम वाले के कंपैरिजन में आपका सॉफ्ट साबुन होगा, और साथ में क्या देगा, ये आपको ग्लिसरॉल देगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं साबुन के प्रकार के बारे में। अब साबुन के कितने प्रकार हमारे पास में होते हैं। बुनियादी तौर से साबुन वसा अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाए जाते हैं। अलग अलग कच्चा माल उपयोग करके भिन्नता लाई जाती है। अब साबुन के प्रकार को समझने से पहले आपने ये देखा कि साबुन को हम बना कैसे रहे हैं। हम कोई भी फेट और ऑयल ले लेते हैं, ठीक है। ये फेट और ऑयल आपका एसिड के फॉर्म में है। इस फेट और ऑयल में हम क्या डाल रहे हैं, हम इसमें कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, चाहे आप NaOH डालो या KOH डालो, आप ये डाल के साबुन बना रहे हो। अब जब आप अलग अलग तरीके का कच्चा माल साबुन को बनाने के लिए प्रयोग में लोगे तो उसी के आधार पर क्या हो जाएंगे, साबुन के प्रकार हो जाएंगे। प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा और तेलों से बनाए जाते हैं और क्षार के आधिक्य को निकालने का ध्यान रखा जाता है। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध भी डाले जाते हैं। जो आपके प्रसाधन साबुन होते हैं, क्या बोला, प्रसाधन साबुन। अगर प्रसाधन साबुन को बनाना है तो क्या करोगे, उसमें अच्छी क्वालिटी का फेट और ऑयल यूज करो।
अब अगर आपको उसमें क्या चाहिए, रंग और सुगंध भी चाहिए। आपने देखा है कि आपके पास में जितने भी सोप्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग कलर के आते हैं और उसमें आपको अलग अलग सुगंधें या अलग अलग फ्रेग्रेंसेस देखने को मिलती है। तो उनको हम बनाने के लिए अच्छे प्रकार का वसा या फिर तेल उपयोग में लेते हैं। पानी में तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उनके कड़ा होने से पहले वायु के छोटे छोटे बुलबुले विस्पंदित किए जाते हैं। ऐसे साबुन जो पानी में तैर सकें, पानी में बबल्स बना सकें, तो उनको बनाने से पहले क्या करते हैं, वायु के छोटे छोटे बुलबुलों को उनके ऊपर विस्पंदित करते हैं। ठीक है। एक होता है आपका पारदर्शी साबुन। आप सबने देखा है पियर्स साबुन हम नहाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। पियर्स साबुन आपका ट्रांसपेरेंट साबुन होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जिसको हम इधर उधर आर पार देख सकते हैं। इस साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित करके बनाया जाता है। अब एक मैंने आपको बताया प्रसाधन। प्रसाधन में आपने क्या किया, आपने अच्छे उत्तम क्वालिटी का फेट और ऑयल लेके उस साबुन को बनाया। अब अगर आपने क्या किया, अगर आप उसको उसमें रंग और सुगंध चाहिए थी तो उसके हिसाब से आपने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन का मतलब होता है आपका ट्रांसपेरेंट सोप, जैसा कि पियर्स, जिसके आर पार आप देख सकते हो। अगर आपको पारदर्शी साबुन बनाना है तो साबुन को आपको क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल में घोलना पड़ेगा। इथेनॉल में घोलकर जो विलायक बनेगा उसके आधिक्य को आपको वाष्पित करवाना पड़ेगा, वेपोराइज करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको पारदर्शी साबुन जो है वो प्राप्त होगा। औषध साबुनों में औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। अब आपने देखा है कि बहुत सारे साबुन आपके पास ऐसे भी हैं जिनकी औषधि वाला प्रयोग है। इसका मतलब कि अगर हमारी बॉडी पे सपोज करो कि कोई फुंसियां, कोई घाव, या फिर आपने देखा है कि हमें घमौरी हो जाती है तो हम एक मेडिसिनल सोप यूज करते हैं। आपने देखा होगा मेडिमिक्स साबुन आता है ना। तो औषधि प्रभाव वाले साबुन अलग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेडिसिनल सोप्स। क्या बोलते हैं, मेडिसिनल सोप्स। ये सोप्स आपको जनरली आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलते हैं। तो मेडिसिनल सोप्स की भी अपनी एक अलग उपयोगिता है। मेडिसिनल सोप जिसको हम औषध साबुन बोलते हैं, इनमें औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कुल मिला के जैसा साबुन बनाना है उसमें वैसा पदार्थ डाल दो। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट साबुन चाहिए, पारदर्शी चाहिए, तो उसमें क्या डाल दो, उसमें आप एथेनॉल डाल दो। औषधि वाले महत्व वाला साबुन बनाना है तो उसमें कुछ औषध के पदार्थ डाल दो, तो आपका मेडिसिनल सोप बन जाएगा। कुछ साबुनों में गंधहारक पदार्थ डाले जाते हैं। गंधहारक मतलब क्या हुआ, जो गंध को कम करें वो पदार्थ भी डाले जाते हैं। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है। अब आप देखते हो कि कई साबुन आपके पास ऐसे भी हैं जो दाढ़ी बनाने का काम करते हैं। तो दाढ़ी बनाने वाले जो साबुन होते हैं, उस साबुन को जब आप यूज करते हो तो जल्दी ना सूखे, तो जल्दी ना सूखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, उसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है। ठीक है। इन्हें बनाते समय रोशन नाम की गोंद डाली जाती है, इसलिए इसको सोडियम रोशनेट बनता है जो अच्छी तरह झाग बनाता है। आप देखोगे कि जो आपके दाढ़ी बनाने के साबुन होते हैं उसमें आपको अच्छा झाग चाहिए होता है ना, अच्छा फॉर्म चाहिए होता है दाढ़ी बनाने के लिए। तो इससे करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, एक रोशन नाम की गोंद डाली जाती है। ये रोशन नामक गोंद जब सोडियम में डलेगी तो इसको हम बोलेंगे सोडियम रोशनेट। जैसे हमने सोडियम को हमने स्टीयरिक एसिड में डाला तो हमने उसको बोला सोडियम स्टीयरेट, तो हम अगर सोडियम में रोशन नामक जो गोंद है वो डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं सोडियम रोशनेट। ओके। अब धुलाई के साबुनों में सोडियम रोशनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं। अब एक साबुन तो हो गए आपके सपोज बर्तन मांजने के, एक साबुन हो गए आपके दाढ़ी बनाने के, एक साबुन हो गए जिनकी औषधि वाला महत्वपूर्ण रूप है, एक साबुन हो गए जो आपके पारदर्शी हो गए। अब ऐसे साबुन जो धुलाई के काम में आते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए आप जो साबुन प्रयोग में लेते हो, तो इसमें क्या क्या डाला जाता है, इसमें डाला जाता है सोडियम रोशनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और आपका सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक इसमें डाले जाते हैं। धुलाई के साबुनों में सोडियम रोशनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे आपके पूरक डाले जाते हैं। क्लियर। साबुन की छीलन बनाने के लिए
पिघले हुए साबुन की परत ठंडे सिलेंडर पर चढ़ा के उसके टूटे हुए टुकड़ों में खुरच लिया जाता है। अब कई बार हम साबुनों की छीलन भी बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पिघले हुए साबुन की जो परत होती है उसको हम सिलेंडर पर चढ़ाकर जब वो सूख जाती है तो उसके टूटे हुए टुकड़ों से हम उसको खुरेच लेते हैं। दानेदार साबुन सूखे हुए छोटे छोटे साबुन के बुलबुले होते हैं। जो साबुन दानेदार होते हैं वो जो आपके साबुन होते हैं उनके छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जिनसे वो परिवर्तित होकर बनते हैं। साबुन के पाउडर तथा मार्जन साबुनों में कुछ साबुन मार्जक जैसे कि झमक चूर्ण, जिसको हम पाउडर्ड प्यूमिस या बारीक रेत या सोडियम कार्बोनेट या ट्राई सोडियम फॉस्फेट जैसे बिल्डर होते हैं। बिल्डर क्या काम करते हैं? बिल्डर साबुन की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अभी बिल्डर होते क्या है? बिल्डर जो होते हैं ये साबुन की क्रियाशीलता मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। साबुन के पाउडर तथा मार्जन साबुनों में, ठीक है, क्या क्या डालते हैं? मार्जक कौन कौन से डालते हैं? जैसे आपने डाला उसमें पाउडर्ड प्यूमिस, या फिर आपने उसमें डाला पाउडर्ड प्यूमिस को हम बारीक रेत भी बोलते हैं, प्यूमिस एक स्टोन का नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अलावा ट्राई सोडियम फॉस्फेट। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको साबुन की क्रियाशीलता को, साबुन की रिएक्टिविटी को, साबुन की एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो साबुन की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ बिल्डर मटेरियल डालते हैं। वो बिल्डर मटेरियल आपका पाउडर्ड प्यूमिस भी हो सकता है, मतलब पाउडर वाली रेत। इसके अलावा होता है सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट या फिर आपका पाउडर्ड प्यूमिस, इनमें से आप कोई भी प्रयोग में ले सकते हो साबुन की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए। और साबुन की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम जो चीजें डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बिल्डर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन ये किसी न किसी रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते? अब मैंने आपको बताया कि एक जल होता है आपके पास में हार्ड वाटर, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर। तो आपका जो सोप है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता? हार्ड वाटर में सोप को आप घोलते हो तो वो झाग क्यों नहीं देता? ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो साबुन है वो कठोर जल में घुलनशील क्यों नहीं होते। तो अब समझो, आपको पता है कि सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बना है, और आपका जो हार्ड वाटर होता है ना, जो आपका कठोर जल होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, और साबुन में क्या है? सोडियम और पोटेशियम के आयन होते हैं। तो इसको घोलने पे वो अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाते हैं, और अघुलनशील साबुन को हम कहते हैं स्कम। ये पानी से अलग हो जाते हैं और शोधन कार्य को बेकार कर देते हैं। ठीक है, समझो एक चीज इंटरेस्टिंग है ये। मैंने बोला आपको कि साबुन आपके हार्ड वाटर में नहीं घुलते हैं, तो एक हो गया आपका हार्ड वाटर, एक हो गया आपका सोप। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि जो आपका सोप है, जो आपका साबुन है, वो किससे मिलके बना है? वो आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से मिलके बना है। इसमें क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम एंड पोटेशियम लवण, और एक है आपका हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या है? हार्ड वाटर में आपका है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों चीजें आपकी हार्ड वाटर में होती है। तो जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इस सोडियम और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये क्या करता है? एक सफेद कलर का अघुलनशील पदार्थ बनाता है, और उस अघुलनशील पदार्थ को हम कहते हैं स्कम।
और ये स्कम क्या होती है, जैसे ही आप साबुन को पानी में डालते हो ये पानी से अलग हो जाती है, और अलग होने के कारण, ये अघुलनशील होने के कारण उसकी जो आप बोलोगे शोधन की अभिकर्मक का क्रिया है उसको बेकार कर देती है। वास्तव में अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं क्योंकि यह अवशेप कपड़ों के रेशों पर चिपके हुए पदार्थ की तरह चिपक जाते हैं। अब होगा क्या कि हार्ड वाटर में अगर आपने साबुन डाला और उस साबुन से आप कपड़े धोते हो तो आपके कपड़ों में जो भी धागे रेशे होते हैं उस पे ये स्कम एक प्रेसिपिटेट की तरह होता है, ये आपके अवशेप की तरह उसके ऊपर चिपक जाता है, और अवशेप की तरह चिपक जाने की वजह से ये क्या करता है, ये आपकी शोधन की क्रिया में रुकावट डालता है। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया होगी कैसे। ये रहा आपका साबुन C17H35COONA, और ये साबुन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीयरेट। ये है आपका CaCl2 जो कि हार्ड वाटर में है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या हुआ, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड कहां से आया, ये मिला आपको कठोर जल से, हार्ड वाटर से। ठीक है, ये जो C17H35COONA जो आपका साबुन है, अगर इसको आपने मिला दिया कठोर जल में, और कठोर जल में क्या होता है, या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा या फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। जब ये CaCl2 इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaCl। NaCl का मतलब ये हो गया आपका सोडियम साबुन, और क्या बनाएगा, Na और Cl तो अलग हो गए, बचा कौन, C17H35COO होल ट्वाइस, और यहां बच गया Ca। अब ये जो बचा कुचा बना है ना, इसको बोलते हैं अघुलनशील कैल्शियम स्टीयरेट, और ये बना है आपका कैल्शियम साबुन जो कि नहीं घुलेगा। तो ये तो बना आपका सोडियम सोप, और ये बना अघुलनशील कैल्शियम साबुन जिसको बोलेंगे कैल्शियम स्टीयरेट, जो पानी में नहीं घुलेगा। तो हार्ड वाटर में जब आप सोप को डालोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके की अभिक्रिया आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ओके, इसलिए साबुन जो है आपका कठोर जल में काम नहीं करता। तो कठोर जल में धुले बाल इस चिपके पदार्थ के कारण कांतिहीन लगते हैं। कठोर जल और साबुन से धुले कपड़ों में इस चिपचिपे पदार्थ के कारण रंजक एक समान रूप से अवशोषित नहीं होता। तो अगर आपने हार्ड वाटर में अपने कपड़े या बालों को धोया है तो ये जो सफेद कलर का स्कम है, अवशेप है, ये क्या करेगा, ये उन रेशों पे और धागों पे चिपक जाएगा, और चिपक जाने के कारण ये एक समान रूप से अवशोषित नहीं हो सकता। क्लियर? इसलिए आपके साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते। तो यहां पर मैंने आपको बोला था शोधन अभिकर्मक हम दो रूपों में पढ़ेंगे, एक थे आपके साबुन, दूसरे हैं आपके संश्लिष्ट अपमार्जक। अब संश्लिष्ट अपमार्जक होते क्या हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक वह शोधन अभिकर्मक हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, लेकिन वो परंतु वास्तविकता में, रियलिटी में वो आपके साबुन नहीं होते। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी है आपके शोधन अभिकर्मकों की, संश्लिष्ट अपमार्जक। तो संश्लिष्ट अपमार्जक दूसरी तरीके के शोधन अभिकर्मक हैं जिनमें साबुन के सभी गुण तो होते हैं, साबुन के गुण भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हैं, फिर भी वो आपके साबुन नहीं है। यह मृदु एवं कठोर दोनों जल में उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है? जब आप ये संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज करते हो तो आप देखोगे कि चाहे वाटर हार्ड हो या चाहे वाटर आपका सॉफ्ट हो, हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, चाहे जल आपका कठोर हो चाहे जल आपका मृदु हो, कठोर और मृदु दोनों ही जलों में ये काम करते हैं। अगर आप इसको हार्ड वाटर में भी डालोगे, किसको, संश्लिष्ट अपमार्जक को, तो संश्लिष्ट अपमार्जक आपका हार्ड वाटर में भी क्या करेगा, झाग को देगा। ठीक है, कुछ अपमार्जक तो बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। अब कुछ तो ऐसे हैं कि अगर आपने उसको आइस वाले वाटर में ले लिया, पानी में बर्फ डाल के भी अगर आपने उनको घोल दिया तभी भी वो काम करेंगे, आपको झाग देंगे। संश्लिष्ट अपमार्जकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ऋणायनी, धनायनी और अन्यनिक।
मतलब जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, आपके डिटर्जेंट्स जो होते हैं सोप नहीं होते, लेकिन सारे गुण सोप जैसे उनमें होते हैं। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करेंगे, और साथ ही अगर आपने कोई बर्फ वाला पानी लेके भी उसमें डिटर्जेंट घोल दिया तो ये वहां भी काम करेंगे। अब ये जो संश्लिष्ट अपमार्जक हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? ऋणायनी, धनायनी और आपके अनायनिक, मतलब कैटायनिक, एनायनिक और एक हो गया आपके न्यूट्रल। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं आपके संश्लिष्ट अपमार्जकों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋणायनी अपमार्जक क्या होते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि धनायनी अपमार्जक क्या होते हैं, और तीसरा हम पढ़ेंगे कि अन्यानिक अपमार्जक क्या होते हैं। ये भी आपका तीनों कैटेगरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ऋणायनी अपमार्जक क्या है। ऋणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटेड व्युत्पन्न होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाले अल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिन्हें क्षार से उदासीन करने पर ऋणायनी अपमार्जक बनते हैं। इस प्रकार के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों को क्षार द्वारा उदासीन करने से प्राप्त होते हैं। क्या बोला मैंने? अब जो आप ऋणायनी अपमार्जक बना रहे हो, ऋणायनी अपमार्जक होते क्या हैं? ये आपके लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले सल्फोनेटेड होते हैं। मतलब जब हम ऋणायनी अपमार्जकों की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि ये सल्फोनेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सल्फोनेटेड होते हैं लंबी श्रृंखला वाले, तो इनको बनाने के लिए आप क्या लेते हो? बनाने के लिए आप इसमें लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, जिन्हें हम क्षार से उदासीन करके ऋणायनी आप बोलोगे ऋणायनी अपमार्जक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बना, ये देखेंगे। ये आपका डिटर्जेंट है, और ये डिटर्जेंट कौन सा है? ये आपका ऋणायनी अपमार्जक है। मैंने क्या बोला कि आप ले लो एक अल्कोहल, और इस अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दो? सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल वो होगा जिसके पीछे OH होगा, सल्फ्यूरिक एसिड वो होगा जो H2SO4 होगा, ये आपको क्या देगा? ये आपको हाइड्रोजन सल्फेट देगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन सल्फेट को अगर मैंने किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दी, क्षार मतलब कोई भी बेस NaOH, तो अगर क्षार के साथ आपने इसकी अभिक्रिया करवाई है तो यहां आपको क्या मिलेगा? ऋणायनी अपमार्जक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके एल्किल और एरिल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वापस चले जाओ बैक में। एल्किल मतलब कार्बन की सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, एरिल मतलब ये आपके रिंग के रूप में भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 10 CH2OH, इसको बोलते हैं लॉरिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, CH3 CH2 10 है, उसके बाद CH2OH है। ठीक है, इसका नाम होता है लॉरिल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया लॉरिल अल्कोहल। अल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे OH ग्रुप है, सिंपल। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवानी है? H2SO4 के साथ करानी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवानी है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा, एक तो ये वाटर बना के बाहर निकल जाएगा, और ये आपको देगा लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या देगा? लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो CH3 ऐसा रहा, CH2 हो गए 10, CH2 OH के बाद हमारे पास में O यहां पर रह गया, और यहां आ गया SO3H। ठीक है, इसका मतलब इसका OH ग्रुप इस H के साथ कंबाइन करके यहां से वाटर बना के बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो लोरिल सोडियम हमारे पास में लोरिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इसको किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराओ, तो क्षार हमने ले लिया NaOH।
NaOH के साथ अभिक्रिया करने पे ये क्या देगा, CH3 ऐसा है, CH2 10 है, CH2 10 है, O ऐसा का ऐसा रहेगा, SO3 नेगेटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव होगा और ये OH और H मिलके वापस क्या करेंगे, वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बना है ना, इसका नाम है सोडियम लोरियल सल्फेट। सोडियम लोरियल सल्फेट। और ये आपका कैसा आप अपमार्जक है, ये आपका ऋणायनी है। ठीक है, ऋणायन मतलब नेगेटिव, धनायन मतलब आपका पॉजिटिव। अब एक और मैंने बोला कि मैंने आपको पहले समझाया एल्किल की बात, अब मैं कौन सा ले रही हूं, अब मैं एरिल की बात करती हूं। ठीक है, ये वाला आपका एरिल है। हमको लेना है डोडेकिल बेंजिल, या आपको डोडेसिल बेंजिन भी उसको बोल सकते हो। इंग्लिश में मैं लिखूं तो मैं इसको बोलूंगी डोडेकिल बेंजीन। ओके, डोडेकिल बेंजीन का मतलब क्या है कि ये जो आपका बेंजीन है, बनाना आपको बेंजीन है, यहां पे लगाना है CH3 और CH2 11। पहले CH2 कितने लगाए थे, पहले भी 11 थे, लेकिन उसको हमने CH2 को 10 और एक CH2 को अलग करके लिखा था। यहां चाहिए CH3 के साथ CH2 टोटल कितने, CH2 टोटल 11। ये बना आपका डोडेकिल बेंजीन। अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, यहां जुड़ जाएगा SO3H ग्रुप। क्या जुड़ेगा, SO3H ग्रुप जुड़ेगा। फिर अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, किसी क्षारीय माध्यम के साथ करवानी है, कोई बेस लेके चलना है। बेस लेके चलोगे तो पूरी चेन ऐसी की ऐसी रही और यहाँ SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया, मतलब ये ऋणायनी अपमार्जक बन गया। और इस वाले ऋणायनी अपमार्जक का नाम क्या है, देखो, सोडियम डोडेकिल बेंजीन। और ये जो ग्रुप है आपका, ये कौन सा होता है, ये ग्रुप आपका सल्फोनेट होता है। तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम डोडेकिल बेंजीन। और क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सल्फोनेट। क्लियर है। तो ये होते हैं आपके ऋणायनी अपमार्जक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऋणायनी अपमार्जकों में अणु का ऋणायनी भाग शोधन क्रिया में शामिल होता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेटों के सोडियम लवण ऋणायनी अपमार्जकों के महत्वपूर्ण वर्ग है। ये अधिकतर घरेलू उपयोग में आते हैं। ऋणायनी अपमार्जक दंत मंजन में भी इस्तेमाल होता है। अब ये जो आपका क्लींजिंग है, ये क्लींजिंग एजेंट जो है, आप अधिकतर देखोगे कि ये शोधन क्रिया में शामिल होता है और इसका एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। हमेशा एल्किल होगा, बेंजीन होगा, सल्फोनेट होगा और साथ में इसके आपको सोडियम ही देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, आपके दंत मंजन में भी इसको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये क्या है आपके, ये आपके हैं ऋणायनी अपमार्जक। ओके, चलिए अब बात करते हैं धनायनी अपमार्जकों की। धनायनी अपमार्जक एमिनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं। अब जब आप धनायनी अपमार्जकों को बनाते हो तो ये अमीनो के क्या होते हैं, या तो ये एसीटेट होंगे या क्लोराइड होंगे या फिर ये आपके ब्रोमाइड होंगे। इनमें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और नाइट्रोजन अणु पे एक धन आवेश होता है, इसलिए इनको धनायनी अपमार्जक कहते हैं। सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित धनायनी अपमार्जक है जो केश कंडीशनरों में डाला जाता है। आप देखते हो कि आजकल हम अपने हेयर को वॉश करने के लिए शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाते हैं, तो उस कंडीशनर में क्या डाला जाता है, आपका धनायनी अपमार्जक डाला जाता है। मैं आपको शुरू से एंड तक ये बोल रही हूँ कि आपने देखा कि शुरू से एंड तक आप जितनी भी चीजें आपके डेली लाइफ में यूज करते हो ना, केमिस्ट्री सब में है। तो केमिस्ट्री आपके कंडीशनर जो आप लगा रहे हो उसमें भी केमिस्ट्री है। सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, क्या नाम है, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ये एक आपका धनायनी अपमार्जक है जो कंडीशनर में यूज होता है। जीवाणुनाशक गुण होते हैं और ये महंगे होते हैं, इसलिए इनका सीमित उपयोग है। अगर मैं धनायनी के कंपैरिजन और ऋणायनी का कंपैरिजन करूं तो जो आपके धनायनी अपमार्जक हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम कम करते हैं।
धनायनी अपमार्जक देखो कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया कंडीशनर में डाला जाता है सेटल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम क्या है? धनायनी अपमार्जक। और पहले वाले में आपने देखा था वहां पे SO3 और Na पॉजिटिव था, तो SO3 नेगेटिव होने की वजह से इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऋणायनी। ठीक है, इसका नाम था ऋणायनी अपमार्जक। और इनको धनायनी क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो क्या है यहाँ पर, CH3 है, CH2 15 है, N के पास में 3 CH3 है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ होना जरूरी है क्योंकि ये अमोनियम का ब्रोमाइड है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये नाम है इसका। और ये कहां पर प्रयोग में आता है? ये कंडीशनर में प्रयोग में आता है। जो शैम्पू के बाद हम कंडीशनर यूज करते हैं, ये कंडीशनर में प्रयोग में आता है और साथ में ये बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो क्या है? उपयोग इसका सीमित है। तो क्या हुआ इसका नाम? सेटल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और ये क्या है? ये आपका धनायनी अपमार्जक है। क्लियर? अब धनायनी के बाद होते हैं आपके अनायनिक। अनायनिक का मतलब कि ये जो है आपके कोई आयन्स नहीं बनाएंगे। अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई आयन नहीं होता, इसका नाम ही है अनायनिक। ठीक है, अनायनिक। अनायनिक मतलब नॉन आयोनिक, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो इनके ऊपर ऋणायन है, ना इनके ऊपर धनायन है। यह ऐसा अपमार्जक स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है। अब अगर आपको नॉन आयोनिक अपमार्जक, अनायोनिक अपमार्जक बनाना है, मतलब जिसके ऊपर ना तो ऋणायन हो ना धनायन हो, तो ये बनेगा कैसे? देखो, ये बनता है आपका स्टीयरिक एसिड और आपके पॉलीथिलीन ग्लाइकोल से। ठीक है, तो स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, CH3 CH2 16 COOH। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? ग्लाइकोल है तो पीछे एल्कोहलिक ग्रुप होगा, और पॉलीथिन है तो आपका CH2 CH2O N टाइम्स आ जाएगा। दोनों चेन आपस में कंबाइन हो जाएगी और होगा क्या? एक H और OH मिलके H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। तो देखो CH3 CH2 16 COO, ये H यहां से निकला, CH2 CH2ON CH2 CH2OH, इसका H निकला और इसका OH निकला। इस H और OH ने मिलके वाटर बन के बाहर निकल गए। और देखो ये अनायनिक अपमार्जक है। क्यों अनायनिक अपमार्जक है? क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई ऋणायन है और ना ही इसके ऊपर कोई धनायन है। तो ना ही कोई धनायन, ना ही कोई ऋणायन, तो ये हुआ आपका कौन सा अपमार्जक? अनायनिक अपमार्जक। अब अनायनिक अपमार्जकों को आप कहां पे प्रयोग में लेते हो? बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अनायनिक के प्रकार होते हैं, ऋणायन, धनायन और अनायन। ठीक है, अनायनिक किसको बोलोगे? जो साबुन आप बर्तन धोने के काम में लेते हो उनके ऊपर कोई ऋणायन धनायन नहीं होता, वो आपके अनायनिक होते हैं। इस प्रकार के अपमार्जकों की शोधन क्रियाविधि भी वही होती है जो साबुन की होती है, क्योंकि ये साबुन ही है तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके साबुन काम करते हैं। यह भी तेल और वसा में मिश्रण बनाकर निष्कासित करते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के प्रयोग में प्रमुख समस्या ये उत्पन्न होती है कि यदि इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित हो तो जीवाणु इन्हें आसानी से निम्नीकृत नहीं कर सकते। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो संश्लेषित अपमार्जक हैं, जो सिंथेटिक हैं, वो हैं तो अच्छे। क्योंकि अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में घुल पा रहे हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है कि आपकी जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, जैसे आप जितनी भी कार्बन की यहाँ पर चेन लेके चलते हो, अगर इस कार्बन की चेन में अगर ब्रांचिंग आ गई तो ब्रांचिंग होने की वजह से ये आपके निम्नीकृत नहीं हो सकते, इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो इनका जो डिकम्पोजिशन है, अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? ये आपके प्रदूषण फैलाएंगे। तो अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो ये इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके निम्नीकरण धीमा होने के कारण ये एकत्र हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपमार्जक युक्त नदी, तालाब इत्यादि में पहुंच जाते हैं। ये पानी में मल जल प्रबंधन के बाद भी बने रहते हैं। नदी, तालाब तथा झरनों में
झाग उत्पन्न करते हैं और उनके पानी को प्रदूषित करते हैं। अगर कार्बन की श्रृंखला में शाखा आ गई तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाएंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल बनने के साथ ये जाके झाग के रूप में, जैसे ही आपने कोई बर्तन धोए, कपड़े धोए, वो पानी नदियों तालाबों में जाके इकट्ठा हो जाएगा और वो क्या करेगा, वहां पर नदियों और तालाबों को दूषित करने का काम करेगा। आजकल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शाखन को नियंत्रित किया जाता है और उसे निम्नतम रखा जाता है। अशाखी श्रृंखलाएं सरलता पूर्वक जैव निम्नीकरण हो सकती है और आपका प्रदूषण से बचाव हो जाता है। क्या बात बोली गई है यहाँ पर कि देखो, हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है ना, उसको हम नियंत्रित रखें। कैसा रखें उसको? नियंत्रित। अगर नियंत्रित रखोगे तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगी और आपका प्रदूषण बच जाएगा, प्रदूषण आपका नहीं होगा। क्लियर? तो बच्चों, यहाँ पर हमने सारे चैप्टर्स जो हैं हमारे कंप्लीट किए हैं और मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो मैं बता दूं कि आपको ये जो आपका दैनिक जीवन में रसायन है, इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम है आपकी 3। कितनी मार्किंग स्कीम है? 3। इसके अलावा जो मैंने आपको पॉलीमर्स बताया, पॉलीमर्स भी आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स जो है उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, वो आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो सारे चैप्टर आपके 4 या 3 मार्क्स को कैरी करते हैं। सिर्फ आपका एक जो चैप्टर है एल्डिहाइड वाला, ठीक है, कौन सा नंबर का चैप्टर है? ये आपका 12 नंबर का चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 3rd चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया, इसकी मार्किंग स्कीम 6 है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके यही कैरी कर रहा है। तो 4, 4, 4, 4, 3, 3 एंड 6 ये आपकी पूरी बोर्ड की मार्किंग स्कीम है सारे चैप्टर्स की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी है, इसको टफ लेके ना पढ़ें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हम स्किप नहीं करेंगे और एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स। ओके, तो इसी लेक्चर के साथ वी हैव डन विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।